Hello students, welcome to our channel Acad Centric. I'm Dinesh, an IIT Roorkee graduate. So students, आज के इस लेक्चर से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज जेईई मेन PYQ सीरीज। इस सीरीज में हम लोग जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट। तो इन सभी लेक्चर से, इन सीरीज ऑफ लेक्चर से आप लोगों को किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या मेथडोलॉजी आपको फॉलो करनी चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स। सो ये सभी चीजें हम लोग इस सीरीज से सीखेंगे। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQs डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। So it says calculate the wavelength associated with the proton moving at 1 × 10³ मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन किसी स्पीड से मूव कर रहा है और हमको उस प्रोटॉन से एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ निकालना है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p मोमेंटम, और हम मोमेंटम को हम लिख सकते हैं m × v, मास × वेलोसिटी। तो आइए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्वेश्चन ने हमको प्लैंक्स कांस्टेंट h का वैल्यू दिया है, मास ऑफ द प्रोटॉन दिया है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर नहीं भी देता तो हमें याद होना चाहिए। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट भी, एंड वेलोसिटी इज आल्सो गिवन, स्पीड भी हमको दी है क्वेश्चन में। तो 6.63 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय mass of the proton 1.67 × 10⁻27 into the speed 10⁻3। देखिए, हमने जितनी भी वैल्यूज हैं सब SI यूनिट में पुट की है। सो द लैम्डा, तो लैम्डा भी हमारा किस में आएगा? SI यूनिट में। तो यहां से जो वैल्यू आता है हमारे पास वो आती है 3.97 × 10⁻−10 मीटर। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 3.97 × 10⁻−10 मीटर। देखिए, क्वेश्चन ने हमको वेवलेंथ नैनोमीटर में रिपोर्ट करने के लिए बोला है, तो हमको अब मीटर को कन्वर्ट करना होगा नैनोमीटर में, विच इज वेरी सिंपल। ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 10⁹ 3.97 × 10⁻10 multiplied by 10⁹, and then it will become nanometer. So our answer will be 0.397, which is approximately 0.4 nanometer. Correct? So answer, so this fourth option will be the correct option. Okay? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, the energy required to break 1 mole of ClCl bond in Cl2 is 242 kilojoule per mole. The longest wavelength of light capable of breaking a single ClCl bond is. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको एक मोल ClCl बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी दी है विच इज 242 किलोजूल पर मोल, और इसने पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए उस लाइट की जिससे हम ClCl बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल ClCl बॉन्ड, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ClCl का बॉन्ड ब्रेक करने की वेवलेंथ, उसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है। ओके, सो एंड जो डेटा आपको दिया है, द डेटा फॉर द एनर्जी, द डेटा फॉर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 गिवन इज फॉर 1 मोल। तो ये 1 मोल की एनर्जी आपको दी है। सबसे पहले आपको सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल का ClCl बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, विच इज वेरी सिंपल कि अगर 1 मोल की एनर्जी इतनी है तो एक मॉलिक्यूल के लिए वी नो कि 1 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स में Na नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स होंगे
एवोगैड्रो नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बॉन्ड एनर्जी पर Cl2 मॉलिक्यूल विल बी 242 डिवाइडेड बाय Na। तो ये एक Cl बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी हमारे पास है। नाउ अभी हमको वेवलेंथ चाहिए। ओके, ये वेवलेंथ है और वेवलेंथ हमको चाहिए, और वेवलेंथ भी हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या फंडा हम लगाए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हमको पता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन होता है, एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी विल गिव मी दी मैक्सिमम वेवलेंथ। और किसी Cl के बॉन्ड को, इस Cl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए वो 242 डिवाइडेड बाय Na किलो जूल होनी चाहिए, और ये मिनिमम है। अगर आप इतनी या इससे ज्यादा दोगे तो ही वो Cl बॉन्ड ब्रेक होगा। इसका मतलब जो मेरे पास ये एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम, और इस मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मैक्सिमम लैम्डा। तो सिंपली हम इस एनर्जी को यूज कर ले यहां पे, और लैम्डा हमारा मैक्सिमम निकल जाएगा। तो हमको पता है एज वी नो एनर्जी, ओके, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हम, है ना, क्या लगा सकते हैं, दी प्लैंक्स कांस्टेंट। सो E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। यू हैव टू, और इस एनर्जी की जगह आप क्या डाल सकते हैं, दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 Cl, ओके, द बॉन्ड एनर्जी टू ब्रेक द Cl बॉन्ड। ओके, तो देखिए क्या हम यहां पे लिख सकते हैं, 242 बाय Na, ओके, तो 242 डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Na, h एंड c। ओके, आपको वैल्यू Na का वैल्यू 6.02 इंटू 10 पावर 23 क्वेश्चन ने दिया है, c का वैल्यू भी आपने को दिया है, and h का value 6.626 into 10 power minus 34 we can use. Okay, so let's try to put these values. 242 by 6.02 into 10 power 23 is equal to hc 6.626 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अच्छा देखिए, ये 242 जो था वो किलो जूल में था, तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू जूल। ओके, सबको SI यूनिट्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे, अगर बिकॉज सारी वैल्यूज हम SI यूनिट्स में डाल रहे हैं तो लैम्डा भी SI यूनिट में आएगा। तो 242 बाय Na इज एनर्जी इन किलो जूल, तो उसको जूल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई इट विद 10 पावर 3। ठीक है, तो यहां से जब हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, सो दिस लैम्डा कम्स आउट टू बी 4.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ओके, और क्वेश्चन में हमको जो लैम्डा रिपोर्ट करना है वो नैनोमीटर में रिपोर्ट करना है, तो वी हैव टू कन्वर्ट मीटर इंटू नैनोमीटर। तो 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9, तो ये हो जाएगा नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 494 नैनोमीटर। ओके, तो और आंसर विल बी 494 नैनोमीटर। ओके, चलो, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस is 19.6 into 10 power minus 18 joule per atom. The energy of the first stationary state of Li plus 2 is. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें आयनाइजेशन एनर्जी एटम का दिया है, और वो हमको स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट की वो एनर्जी पूछ रहा है। एंड द अदर थिंग इज कि क्वेश्चन में उसने हमें आयनाइजेशन एनर्जी He प्लस का दिया है,
और वो स्टेशनरी ऑर्बिट, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी Li+2 एटम का पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यहां पे हमको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 निकालना होगा, एंड देन वी हैव टू सी कि कैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी को और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट को कनेक्ट करें, राइट। तो सबसे पहले देखो कनेक्शन मैं आपको बता देता हूं आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट का। सो आयनाइजेशन एनर्जी basically is what? Minus times of energy of first orbit. So the energy of first orbit will be minus IE. तो अब सबसे पहले हमारा टारगेट है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 निकाली जाए, ओके। एंड हाउ वी कैन डू दैट? आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², ओके। तो किसी भी एटम के लिए, किसी भी H लाइक एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z² के। तो हमारे पास दो एटम्स हैं, एक है He+ और एक है Li+2। तो व्हाट आई कैन से, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 डिवाइडेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ इज इक्वल टू Z ऑफ Li का स्क्वायर डिवाइड बाय Z ऑफ He प्लस Z ऑफ He का स्क्वायर, ओके। सो फ्रॉम दिस IE of He प्लस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम+2 और Z हमको, दोनों के Z हमको पता है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2 विल कम आउट टू बी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? Z ऑफ Li, लिथियम का Z हो गया 3, सो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इनटू 19.6 into 10 to the power minus 18, okay। So this will give 9/4 into 19.6, so this will be around 4.41 into 10 to the power minus 17. This is joule per atom, okay। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा आ चुका है Li+2 का, और आयनाइजेशन एनर्जी अगर है तो फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा? माइनस ऑफ दिस, तो E, ओके। तो E1 ऑफ Li+2, ये 1 मैंने क्यों लगाया है? n = 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1 होगा। सो E1 ऑफ Li+2 विल बी माइनस ऑफ IE of Li+2, and which is minus 4.41 into 10 to the power minus 17 जूल पर एटम, ठीक है। तो एक मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक जो शायद स्टूडेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे, वो ये है कि फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li+2 की एनर्जी ना देके वो डायरेक्टली आयनाइजेशन एनर्जी ही रिपोर्ट कर देते हैं। एंड आयनाइजेशन एनर्जी हमसे यहाँ नहीं पूछा है, हमसे यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी पूछा था, एंड दैट्स व्हाई इट इज माइनस ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, minus 4.41 into 10 power minus 17, okay। So the answer will be option 3, ठीक है। So option 3 will be the answer, okay। चलो तो next question पे जल्दी move करते हैं। Next question is the frequency of light emitted for the transition n equal to 4 to n equal to 2 of helium plus is equal to transition in H atom corresponding to which of the following। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। इसने हमको ये बोला है क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी, एक ट्रांजिशन हो रहा है हीलियम प्लस में 4 से 2 में, तो 4 से 2 में जो ट्रांजिशन है वो सेम ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी H एटम में कौन से ऑर्बिट्स के ट्रांजिशन में आएगी, ओके। सो और H एटम में कहाँ, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, 4 to 2 ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस, अंडरस्टैंड। चलो तो इसको हम देखते हैं। देखिए हीलियम प्लस में ये जो ट्रांजिशन हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरे ट्रांजिशन जो H एटम में होने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड वी नो दैट एनर्जी, ओके। तो किसी भी लाइट की एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो h न्यू होता है।
सो अगर फ्रीक्वेंसी उस ट्रांजिशन में सेम है, दैट मीन्स उस ट्रांजिशन का एनर्जी, द एनर्जी emitted in that transition will be same. So हम यहाँ पे फंडा जो यूज करने वाले हैं वो क्या है कि इस ट्रांजिशन जो 4 to 2 इन हीलियम प्लस का जो ट्रांजिशन है उसका एनर्जी emitted will be same as the transition which is going to happen in H atom. ओके, तो सबसे पहले हम He प्लस का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी एनर्जी निकालते हैं. ओके, एंड देन वी विल इक्वेट टू द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस इन H atom. चलो, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा ई किसी भी जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो द एनर्जी एमिटेड का फॉर्मूला इज व्हाट इट इज 13.6 z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम एनर्जी निकालेंगे. ओके, तो for He now, for He plus atom, transition is happening from 4 to 2. Okay, so transition is happening from 4 to 2. तो इसमें देखिए डेल्टा E कितना होगा. Now delta E will be 13.6 into Z is 2 square into 1/n1 square. n1 का value is 2, so 2 square minus 1/4 square. So this will give us 13.6 into 4 into, so this is 1/4 minus 1/16, 3/16, 4 times. Okay, so this value will come out to be 10.2. Okay, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी, द यूनिट ऑफ द एनर्जी हियर इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो डेल्टा ई, तो 4 to 2 He प्लस में 4 to 2 ट्रांजिशन होगा, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड विल बी 10.2. नाउ इस एनर्जी को हमको इक्वेट करना है द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग इन द H एटम. ठीक है, तो देखो नाउ फॉर H एटम, ओके, तो H एटम के लिए डेल्टा E विल बी, अच्छा सेम होगा यहाँ पे डायरेक्टली. हम अगर डालें 13.6, Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू n1 एंड n2 इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, है ना. n1 और n2 ही हमको निकालना है. n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ओके, सो प्रीवियसली He प्लस का जो एनर्जी था, द सेम एनर्जी इज गोइंग टू बी इन दिस केस. सो 10.2 इज इक्वल टू 13.6 into 1/n1 square minus 1/n2 square. On solving, तो देखो 1/n1 square minus 1/n2 square is 102.136. If we solve this is 3/4. ओके, तो अभी यहाँ पे n1 और n2 का वैल्यू हम सो बेसिकली वी कैन चेक द ऑप्शंस और कौन सा n1 और n2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हम वहां से इजीली निकाल सकते हैं. सो इफ यू विल सी, तो n1 का वैल्यू अगर हम 1 ले और n2 का वैल्यू अगर हम 2 ले तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, तो यू कैन चेक कि ऑप्शन में हमको 2 to 1, so n1 1 and n2 2. So this will satisfy this equation, and that's why value of the transition in H atom should take place from 2 to 1. So 2 to 1 वाले की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम होगी He प्लस के 4 to 2 ट्रांजिशन के. अंडरस्टैंड? तो इसलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन 2. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर्स n and l
तो यहाँ पे 4 सेट ऑफ n और l की वैल्यूज हमने क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमको दी है n और l की, और यहाँ पे हमको उनको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनर्जी लेवल्स का ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए हम n प्लस एल रूल यूज में लेते हैं। ओके, तो सब शेल्स का अगर आपको एनर्जी लेवल को कंपेयर करना है तो यू कैन यूज n प्लस एल रूल विच सेज हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एनी सबशेल मोर विल बी इट्स एनर्जी लेवल। ठीक है, तो n प्लस एल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी किसी भी शेल के लिए, किसी भी सबशेल के लिए, सो इट विल हैव हायर एनर्जी। ठीक है, तो आओ इन 4 सेट्स को हम इनकी n प्लस एल वैल्यूज निकाल लेते हैं। ओके, तो A में, ओके, सो A सेट में n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 1, तो सिंपल n प्लस एल वैल्यू यहां पे हमारी आ गई 5। B में n इज इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, दिस गिव्स n प्लस एल वैल्यू टू बी 4। C, n is equal to 3, l is equal to 2, which gives n plus l value again 5, and D is n is equal to 3, l is equal to 1, it gives n plus l value 4। तो now अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि n plus l वैल्यू A में भी 5 है और C सेट में भी 5 है और B और D सेट में 4 and 4 सेम। नाउ तो ऐसे केसेस में जहां पे सबशेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है और हैविंग डिफरेंट n एंड l, तो उस केस में जिस सबशेल के लिए n का वैल्यू ज्यादा होता है, n का वैल्यू हायर होता है, उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, राइट। तो यहां पे हम सिंपली इन दोनों में सिंपली हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, सिंपली हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सिंस द वैल्यू ऑफ n इज मोर इन A सेट में n का वैल्यू ज्यादा है, तो A will have higher एनर्जी लेवल देन C। तो सबसे ज्यादा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा A का होगा, देन इट विल बी C। ओके, अच्छा, n प्लस एल वैल्यू 4 तो कम है 5 से, सो ऑब्वियसली दीज 5 n प्लस एल वैल्यू 5 वंस विल बी मोर, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, फिर नंबर आएगा n प्लस एल 4 वालों का, तो n प्लस एल 4 वाले B और D में अगेन इन दोनों का वैल्यू, n प्लस एल का वैल्यू सेम 4 है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, n का वैल्यू ज्यादा है, विच इज मोर फॉर बी सेट। ठीक है, तो B विल बी हायर देन D। तो हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है, D इज लेस देन B इज लेस देन C इज लेस देन A, सो विच इज ऑप्शन 3। ओके, तो ऑप्शन 3 विल बी अवर आंसर, राइट। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड 4 times द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बिकम। ठीक है, तो अगेन ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को 4 times कर दिया तो उसकी वेवलेंथ, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या इंपैक्ट आएगा, हाउ इट विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। देखो, तो बहुत सिंपल है, हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज h/mv। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया हुआ है। सो लैम्डा इज h/mv एंड द काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी से हम लैम्डा को रिलेट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, √2mke। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला का एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूलाज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो फॉर्मूलाज आपको यहां सारे बाय हार्ट होने चाहिए, सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ओके, तभी आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्वियसली आप डिराइव करने का इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम फॉर्मूलाज को डिराइव कर सके, तो सबको सारे फॉर्मूलाज आपको एकदम लर्न होने चाहिए। ठीक है, सो लैम्डा इज h/√2m काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी, अब नाउ दिस इज व्हाट कि काइनेटिक एनर्जी को हमने 4 times बढ़ा दिया है, तो लैम्डा इनिशियल बाय लैम्डा फाइनल कैन बी रिटन एज व्हाट, h/√2m
के ई, तो मैं इनिशियल को मान लेता हूं के ई नॉट, और फाइनल में मैंने इसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो इट इज h अपॉन √2m इंटू 4 के ई नॉट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी को मैंने 4 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो ये इस रेशो से आई कैन, तो बेसिकली यहां से मैं लैम्डा इनिशियल और फाइनल को रिलेट कर सकता हूं। नाउ देखो यहां से सारी चीजें कैंसल आउट हो जाएगी, h 2m के ई नॉट and 4 will, so basically this √4 which is 2 will go in the numerator, तो क्या बनेगा यहां, lambda I by lambda f is equal to 2, which will give me that lambda f, so the de Broglie wavelength final will be half of lambda initial। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाफ हो चुकी है व्हेन वी हैव इंक्रीज्ड द काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, राइट। सो वी कैन टेक द ऑप्शन 2, अंडरस्टैंड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द बार्मर सीरीज ऑफ एच स्पेक्ट्रम इज। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे ये क्वेश्चन है, अलग अलग सीरीज आपको पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होती है, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट, ओके। सो तो यहां बार्मर सीरीज कौन सी होती है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ओके। सो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ये सारे ऑर्बिट्स। तो बार्मर सीरीज वो होती है जो n इक्वल टू 2 पे एंड करे, ओके। सो किसी भी ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर ग्रेटर देन 2 से ये n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन होगा, ओके। सो इट कुड बी 3 से 2 या 4 से 2, 5 से 2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये जा सकता है, इनफाइनाइट टू 2, राइट। सो नाउ इन दिस वी हैव टू फाइंड द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन। देखो अब फर्स्ट एमिशन लाइन, सेकंड एमिशन लाइन, ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट एमिशन लाइन फॉर बार्मर सीरीज इज 3 to 2, जो ट्रांजिशन 3 से 2 में हो रहा है उसको बोलते हैं फर्स्ट एमिशन लाइन, और लास्ट एमिशन लाइन इज इनफाइनाइट टू 2, एंड बाकी सारे लाइंस जो है इनके इन बिटवीन में होंगे, राइट। सो एंड द फॉर्मूला फॉर द वेव नंबर, ठीक है, फॉर्मूला आपको वेव नंबर का पता ही होगा, यहां पे फॉर्मूला फॉर द वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है वेव नंबर का, ये हमको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में, ओके, वेव नंबर निकालने के लिए। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। तो फॉर फर्स्ट एमिशन लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, ओके। तो ये बार्मर सीरीज की बात हम कर रहे हैं, राइट। सो R इंटू Z ऑफ द एटम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट H एटम, तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू N1। सो एज आई टोल्ड यू फर्स्ट एमिशन लाइन इज फ्रॉम 3 to 2, so n1 is 2 and n2 is 3, okay। So 1 by 2 square minus 1 upon 3 square, so this will be how much, R into, okay, so the LCM is 36, okay, 1 by 4 minus 1 by 9 and 9 minus 4, right। So this gives nu bar is equal to 5R by 36. So the wave number will be 5R by 36 corresponding to first emission line of बार्मर सीरीज। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ओके। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स will it be most difficult to experimentally verify the de Broglie relationship। तो de Broglie relationship, de Broglie wavelength का relation को basically experimentally verify किस केस में, तो अगर आप ऑप्शन यहां देखें,
ओके, तो अगेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन, डस्ट पार्टिकल, ऑप्शन 1 इज डस्ट पार्टिकल, एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन, एन अल्फा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, इट इज बेसिकली एन एनालिटिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें कि ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एक सब एटॉमिक, सारे ये जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और डस्ट पार्टिकल होगा, डस्ट पार्टिकल जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, ऑड वन आउट है। तो नाउ इन तीन ऑप्शन में अगर आप देखें तो इनका मास बहुत ही कम होता है, बीइंग अ सब एटॉमिक पार्टिकल इनका जो मास होता है वो काफी कम होता है। डस्ट पार्टिकल का मास विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू दीज थ्री। तो देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसका फॉर्मूला हम बोलते हैं H/m/v, ओके। तो अगर इस फॉर्मूला में मैं मास का वैल्यू, तो मास का वैल्यू अगर बहुत कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और मास की वैल्यू अगर बहुत बढ़ जाएगी तो दी लैम्डा, ओके, वेवलेंथ विल बी वेरी स्मॉल। और एक्सपेरिमेंटली स्मॉल वेवलेंथ को मेजर करना, ओके, बड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड दैट इज व्हाई इन चारों ऑप्शंस में से हमारे पास डस्ट पार्टिकल की वेवलेंथ मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इट विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। m का वैल्यू ज्यादा होगा तो वी विल से लैम्डा विल बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, अंडरस्टैंड, ओके। और अगर ये स्मॉल होगी तो हम डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को, लैम्डा को हम अगर नहीं निकाल पाएंगे एक्यूरेटली तो वो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट। ओके फाइन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so next question says if the binding energy of the electron in a hydrogen atom is 13.6 electron volt, the energy required to remove the electron from the first excited state of Li plus 2 is। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक ले जाने की एनर्जी होती है। तो ओके, किसी भी एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट पे ले जाना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट बाइंडिंग एनर्जी इज। तो हमको बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट का दे के रखा है हाइड्रोजन एटम के लिए। नाउ तो बाइंडिंग एनर्जी, ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला फॉर एनी H लाइक एटम आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इट इज 13.6 इंटू Z² बाय n², और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ओके, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किसी भी एटम में अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट तक पहुंचाना है तो आई विल रिक्वायर दिस मच ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज व्हाट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n equals to 2। तो n equal to 2, ऑर्बिट नंबर 2 जो होता है वो होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। सो 2 से इनफाइनाइट, 2 से इन्फिनिटी में ले जाने के लिए जो एनर्जी होगी, सो ऑब्वियसली फॉर दैट n is equal to, we have to just put the n equal to 2 in this equation, okay। इस फॉर्मूला में n equal to 2 हम रखेंगे, so the binding energy will be 13.6 for Li plus 2, the value of Z we can put, okay, तो Z का वैल्यू 3 हो जाएगा और N की वैल्यू 2, बिकॉज हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, राइट, इन Li plus 2, so this will give 13.6 into 9/4, and when you will calculate this, this comes out to be 30.6 electron volt, right। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इज 30.6, करेक्ट। सो ऑप्शन 2 इज राइट, ओके।